हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता था, आज हमारा आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था और मैं एग्ज़ाम देके घर वापस आ चुकी हूँ। अभी जो है मैं आपको बता देती हूँ मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है और मेरे क्या कुछ अटैम्प्ट्स रहे हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ मेरा एग्ज़ाम जो इतना अच्छा नहीं गया है और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं गया। हालाँकि जो चीज़ें आई हुई थी वो डूएबल थी, लेकिन रीज़निंग की वज़ह से जो है सब कुछ ख़राब हो गया है। और अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमारा जीए खुला था। जीए में बात करें तो जीए में काफ़ी क्वेश्चन जो है डूएबल आए हुए थे। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे थे, स्टैटिक टाइप बोल सकते हैं हम। ऐसी चीज़ें थी मेनली तो जो हम व्यू सोच के छोड़ रहे थे कि ये तो एग्जामिनर क्या ही पूछेगा। मोस्टली ऐसी चीज़ें थी जीए में। जीए मुझे काफ़ी थोड़ा-सा ईज़ियर साइड लगा। तो मतलब एसबीआई क्लर्क मीन्स कि जैसा ही था बोल सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ थोड़ी-सी ईज़ी साइड थी उससे, तो अगर कंपेयर करें तो। उसमें भी ज़्यादा स्टैटिक था, इसमें भी ज़्यादा स्टैटिक था, लेकिन फिर भी मुझे ये कंपैरेटिवली ईज़ी लगा इसका जीए, ठीक है? तो जीए में एक आधे क्वेश्चन जो मुझे याद है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो खैर स्टामर ऐसा कुछ यूके के पीएम है, वो पूछ रखा था कि ये कौन सी कंट्री के हैं। तो वो मुझे याद था, मैंने ये आज कल ही मैंने रिवाइज़ किया था। मतलब कल मैं एक न्यूज़ पढ़ी थी कि यूके और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसमें मैंने इनका नाम पढ़ा था तो मुझे वो ध्यान था। और उसके अलावा एक पीएम जन धन योजना से रिलेटेड पूछ रखा था कि उसकी मिनिमम टू मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है। मिनिमम तो दे रखी थी 18, मैक्सिमम पूछ रखी थी कब तक कर सकते हैं, तो वो 50 होती है। उसके अलावा जो है एक ये पूछ रखा था कि जो सेकंड लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं इंडिया के, तो उसका आंसर आना था नरेंद्र मोदी। उसके अलावा ऐसे ही बहुत क्वेश्चन थे। एक डे बेस्ड क्वेश्चन भी था, मुझे याद नहीं कौन सा डे था, लेकिन एक डे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ रखा था उन्होंने। और अभी मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन काफी डुएबल साइड को एक निर्मला सीतारमन जी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रखा था कि एक तो वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके अलावा वो क्या संभालती हैं, तो वो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री भी संभालती है आई थिंक। और ऐसे ही काफी क्वेश्चन पूछ रखे। तो जीए में जो मेरा टोटल स्कोर रहा था दैट इज 2 मार्क्स वाले मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन किए थे, मतलब 8 नंबर। और एक एक नंबर वाले मैंने सिर्फ 7 क्वेश्चन किए थे। मैंने कोई भी तुक्काबाजी इसमें नहीं की है। एक आधा क्वेश्चन फिर भी गलत हो गया होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ वही किए हैं जो मुझे बिल्कुल श्योरिटी के साथ ठीक लग रहे थे। एसबीआई क्लर्क में इसमें मैंने काफी तुक्के मारे थे, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ वही किए हैं जो मुझे ठीक लग रहे थे, ठीक है। तो उसके अलावा बात करते हैं, उसके बाद इंग्लिश खुला था। इंग्लिश में जो मेरे अटैम्प्ट्स रहे हैं दैट इज 31। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर काफी डुएबल साइड था। अगर हम एसबीआई क्लर्क मेन से अगर कोरिलेट करें तो उसका काफी थोड़ा टफर साइड आ रखा था। ये डुएबल था, मतलब इतना इजी नहीं बोल सकते, लेकिन उसके कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था। अगर बात करें क्या क्या आया हुआ तो दो तो आरसी आ रखे थे हमारे। आरसी थोड़े से मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी तो बिल्कुल नहीं थे, मॉडरेट साइड ही थी। क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछ रखे थे उन्होंने। इसके अलावा कुछ जो वैसे पैराजंबल नहीं थे कि मतलब 5-6 लाइन दे दी, उन्हीं को अरेंज करना है, फिर उसी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन, वैसे वाले पैराजंबल नहीं थे। वैसे पैराजंबल पूछ रखे थे कि ABCDEF एक ही क्वेश्चंस के लिए पूछ रखा है, मतलब 5-6 सेंटेंस थोड़े थोड़े तोड़ के अलग अलग में दे रखे हैं। फिर उसी को आंसर में पूछ रखा है कि BDACA, मतलब इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन थे, ठीक है। वो जो सेंटेंस अरेंजमेंट भी बोल सकते हो आप, लेकिन थोड़ा वो लेंथी वाला आता है तो उसको पैराजंबल बोल देते हैं। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन थे। उसके अलावा आई थिंक फिलर्स, डबल फिलर्स या सिंगल फिलर्स नहीं थे। उसके अलावा एरर डिटेक्शन थे शायद, आई थिंक 2-4 क्वेश्चन। उसके अलावा वो स्टार्टर वाला क्वेश्चन था कि मतलब इसे स्टार्ट करें, तो वो मैंने छोड़ दिया था। हाँ, एक क्लोज टेस्ट भी पूछ रखा था, और क्लोज टेस्ट ना काफी इजी आ रखा था। हम पढ़ के बता पा रहे थे, लेकिन क्लोज टेस्ट में उन्होंने गेम खेल रखा था। कुछ क्वेश्चन में उन्होंने पूछ रखा था कि ये फिट हो सकता है, कुछ में उन्होंने पूछ रखा था कि ये फिट नहीं हो सकता, वो बताना है, ठीक है। तो उस चीज का हमें ध्यान रखना था। जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा वो बिल्कुल इजीली उन्होंने क्लोज टेस्ट तो कर ही लिया होगा। क्लोज टेस्ट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन थोड़ा टफ था, वो मैंने भी छोड़ा था। लेकिन बाकी अगर 6 क्वेश्चन आए थे, 6 या 7 क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट के, तो बाकी के 5 तो बिल्कुल डुएबल थे। उसके अलावा बात करें तो अभी मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं है। हाँ, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। कॉलम बेस्ड भी 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके अलावा अब मुझे और इससे ज़्यादा याद नहीं है, मैं आपको उसके बाद रीजनिंग का बता देती हूँ। फिर उसके बाद रीजनिंग खुला था हमारा, और रीजनिंग में जो है सबसे पहले मैंने सारे क्वेश्चन चेक किए एक एक करके। मैंने सेक्शन ए देखा, सेक्शन ए में 3 से 4 पजल थी। एक हमारा वो दे रखा था सिंबल रिलेटेड, कुछ कंडीशन दे के कि भाई इसको ऐसे में ये सिंबल इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा, और के बाद सिंबल है तो इस तरीके से कुछ दे रखा था।
और उसके अलावा सेक्शन बी में अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी क्रिटिकल रीजनिंग से भरी पड़ी थी। अगर सेक्शन बी में हमारे 20 क्वेश्चन थे ना, तो उसमें से मान लो 10 से ज़्यादा तो क्रिटिकल रीजनिंग के ही क्वेश्चन थे। 2 से 3 हमारे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होंगे, और कुछ क्वेश्चन, हाँ, एक इनपुट आउटपुट था। इनपुट आउटपुट 4 से 5 नंबर का होगा, और 2 से 3 नंबर की डायरेक्शन और डिस्टेंस थी। उसके अलावा सारी क्रिटिकल रीजनिंग भरी पड़ी थी। तो मैंने सोचा था डायरेक्शन डिस्टेंस मैं लास्ट में करूंगी, और इनपुट आउटपुट मैंने उसको उसमें 2 मिनट लगाई थी, लेकिन वो मेरा बना नहीं, मुझसे नहीं क्रैक हुआ, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। फिर मैं 1 नंबर, मतलब जो 2 नंबर वाले होता है ना, सेक्शन ए में चली गई थी। उसमें मैंने सबसे पहले वो जो सिंबल और वे सब वो वाला क्वेश्चन था ना, कि ऊपर दे दिया इसको कन्वर्ट करके बताओ, तो मैं वो करने लगी। उसमें मेरा, मैंने जो आंसर निकाला वो ऑप्शन में नहीं था, तो उससे मेरा थोड़ा दिमाग खराब होना स्टार्ट हुआ कि मैं जो आंसर निकाल रही हूँ वो तो ऑप्शन में बिल्कुल एग्जैक्टली तो मैच कर ही नहीं रहा। 5 से नीचे कंडीशन दे रखी है, मैंने सारी कंडीशन को अप्लाई भी कर लिया, मैंने उसी क्वेश्चन को 2-3 बार किया, लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने उस क्वेश्चन को वहां छोड़ दिया। फिर मैंने उठाई पजल। पजल मैंने उठाई थी, हाँ, उसमें 7 बॉक्सेस दे रखे थे, और उनकी कुछ एज एज बता रखी थी कि उनकी जो एज है 10 से 60 के बीच में होगी, ऐसा कुछ बोल रखा था। और उन 7 बॉक्सेस का बताना था कि कैसे कैसे वो अरेंज होंगे, ठीक है। मैंने उसको बनाना स्टार्ट किया, मैंने उसमें लगाए होंगे 3-4 मिनट। उसके बाद उसमें आई थिंक 4 से 5 पॉसिबिलिटीज बनी थी, और सारी की सारी पॉसिबिलिटीज कट हो गई। सारी की सारी पॉसिबिलिटीज कट हो गई गाइस। मैंने, उसमें एक कंडीशन थी कि ई और एफ दोनों ही इवन होंगे। हाँ, दोनों ही इवन होंगे, इवन नंबर आएगा उनकी एज, ठीक है। एज नहीं थी, आई थिंक कुछ बॉक्स का नंबर होगा, तो वो इवन होगा, ये बोल रखा था। और बोल रखा था कि एफ के ऊपर जो है 29 या ऐसा कुछ बैठेगा, मतलब ऐसा कुछ दे रखा था, ई या एफ के ऊपर। तो मैं उस एफ को कहीं सेट ही नहीं कर पा रही थी, वो एफ की कहीं जगह ही नहीं बन रही थी। चारों पॉसिबिलिटीज में कहीं भी एफ की जगह बन ही नहीं रही थी। मैंने उस क्वेश्चन को 2 बार ट्राई किया, लेकिन दोनों बार में से मेरे से एक बार भी क्रैक नहीं हुआ। फिर मेरा और भी ज्यादा दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने एक और पजल उठाई, वो नॉर्थ और साउथ वाली, की नॉर्थ में ज्यादा पर्सन देख रहे हैं, साउथ में कम देख रहे हैं, टोटल 60% है। तो मैंने सोचा 6% है, इजीली थोड़ी छोटी पजल दिख रही थी, ज्यादा बड़ी थी नहीं, तो मैंने उसको उठाया। फिर मैंने उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई किया, लेकिन फिर मेरे से वो भी नहीं बनी गाइस। उसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज बन रही थी, और दोनों में से कोई भी मेरी कट ही नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ आज। रीजनिंग ने तो मेरे साथ ऐसा खेल खेला है जो जिंदगी में कभी, इतनी बुरी रीजनिंग तो मेरी कभी नहीं गई। इतने मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं, सारों में 80+ 90+ परसेंटाइल रहती है मेरी, और मार्क्स भी 30 के अराउंड रहते हैं, 20+ तो रहते ही हैं। लेकिन आज जो रीजनिंग मेरे साथ हुआ, मैं बता नहीं सकती। रीजनिंग की वजह से मेरा पूरा पेपर खराब हो गया। अगर रीजनिंग मेरी ढंग की हो जाती ना, तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकती थी कि हाँ, मेरा पेपर अच्छा हुआ है। अब वो क्लियर हो या ना हो उसके बारे में तो गारंटी तो नहीं ले सकती, लेकिन मेरा पेपर अच्छा हुआ है, मैं ये जरूर बोल सकती थी। लेकिन अभी जो है रीजनिंग ने पूरा खेल खराब कर दिया है। और रीजनिंग में जो है, ना तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट कर पाई, क्योंकि मैं लास्ट तक उन्हीं क्वेश्चंस में फंसी रही। वो दोनों पजल्स मैंने दो दो 3-3 बार ट्राई की, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बनी। उसके बाद फिर मैंने 2-2 नंबर वाले वो क्वेश्चन किए, वो जो कंडीशन बेस्ड थे, और 1-2 और क्वेश्चन दे रखे थे 2-2 नंबर वाले, मैंने उनको सॉल्व किया। टोटल जो है मैंने सिर्फ रीजनिंग के 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं गाइस, 2-2 नंबर वाले। एक एक मार्क्स वाले सेक्शन में से मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, और टाइम अप हो गया था। मैं सोच रही थी कि कम से कम क्रिटिकल रीजनिंग तो अटेम्प्ट कर लूँ, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाई, टाइम ही अप हो गया। मैंने इतना ज्यादा टाइम उन 2 पजल में वेस्ट कर दिया। मेरा तो बहुत ज्यादा बस यूं हो रहा है, पता नहीं मैं क्या करके आई हूँ आज के पेपर में। रीजनिंग ने तो इतना बुरा मेरे साथ किया है, बस मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था उस टाइम पे। और फिर मैथ का सेक्शन खुला है। मैथ के सेक्शन में तो मेरा बिल्कुल ऐसा मन कर रहा था, मैं पेन को रख दूं और इसको यहीं पे छोड़ दूं, बस बैठ जाऊं खाली। और बिल्कुल भी करने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठने से बेटर है कुछ तो करूं। तो फिर मैंने हिम्मत करके वो किया है आगे, और मैथ्स डुएबल आई हुई थी। इतना दिमाग खराब होने के बाद भी मैंने जो है मैथ में टोटल 27 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि मैथ्स डुएबल ही होगी। 2-2 नंबर के मैंने 10 क्वेश्चन किए हैं, और एक एक नंबर के मैंने 7 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो 20 नंबर 2 नंबर वालों से, और 7 नंबर एक एक नंबर वालों से, तो टोटल जो है मेरे अटेम्प्ट तो काफी कम हुए हैं, 66 अटेम्प्ट हुए हैं। और अगर आप टोटल मार्क्स काउंट करोगे तो मेरे 87 मार्क्स बन रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं।
तो इस एग्ज़ाम में मुझे कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं अपने, मैं पहले आप लोग क्लियर कर देती हूँ। लेकिन बाकी जो भी रिज़ल्ट रहेगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोग भी बताना क्या रीज़निंग सेक्शन में ऐसा कुछ था कि जो बहुत ही पज़लिंग हो गया। एक तो एक एज बेस्ड और आई हुई थी, वो तो मैंने सॉल्व ही नहीं की, उसके लिए तो टाइम ही नहीं बचा। मैं सोच रही थी उसको उठाऊँ, फिर मैं सोची कि एज बेस्ड है, इसमें तो पक्का कहीं न कहीं घुमाएँगे ये, इसलिए मैंने उसको उठाया नहीं था। लेकिन क्या पता वो डुएबल होती या फिर मेरा ही दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो देखते हैं। अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी हमारा आरआरबी क्लर्क है तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि अभी मैं सिर्फ अपने आरआरबी क्लर्क प्री पे ध्यान दूँ, इसको थोड़ा-सा साइड में रख दूँ, भूल जाऊँ। पॉसिबल तो नहीं हो रहा, लेकिन जो रीज़निंग ने आज मेरे साथ किया है, जो आज रीज़निंग के पेपर में मेरे साथ हुआ है ना, इंग्लिश का अच्छा गया, जी का अच्छा गया, मैथ्स का भी अच्छा गया। लेकिन रीज़निंग में जो हुआ है मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था रीज़निंग में ऐसा होगा। लेकिन फिर भी जो हो गया है उसको मैं बदल नहीं सकती और कुछ नहीं कर सकते। आगे के लिए होप कर सकते हैं सिर्फ़, आगे ऐसा कुछ ना हो, आगे अच्छा हो। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी रीज़निंग की, शायद मुझसे कहीं कमी रही होगी। तो मैं देखती हूँ क्या कुछ मैं कर सकती हूँ। अभी तो फ़िलहाल तो हमें आरआरबी क्लर्क प्री के मॉक्स लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसपे हरियाणा की कट ऑफ ही 75 प्लस जाती है और उसको क्लियर करने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रीज़निंग की तो कुछ बात कर नहीं सकते, वैसे रीज़निंग में प्री में तो ईज़ी आनी चाहिए। वैसे तो मैथ्स भी ईज़ी ही आना चाहिए, लेकिन देखते हैं हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अभी मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो गाइज़ आप लोग भी, और मैं भी कर देती हूँ, ताकि हमारा आरआरबी क्लर्क प्री निकल सके, ठीक है? इससे ज़्यादा मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बोलना चाहती। अभी जो है हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है?